स्वागत है एक बार फिर से आपका गैलेक्सी टीचर्स क्लासेज में। और हम पुनः उपस्थित हैं आपके लिए प्रीवियस ईयर का पेपर लेकर संस्कृत विषय में। और आज का जो हमारा पेपर है वो आप देख पा रहे होंगे सामने। आपका जो पेपर है वो किस तिथि का है, अर्थात किस दिनांक का है, किस डेट का है, किस सन का है। तो ये आज का जो पेपर है ये है आपका 24 दिसंबर 2021। 24 दिसंबर 2021 का पेपर है। संस्कृत विषय का हम लोग इस पेपर में अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं कि पहला पार्ट जो है, इसका जो पहला भाग है, इस पहले भाग में क्या दिया हुआ है, पेडागोजी है या अपठित है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या है हमारा अपठित वाला भाग है पेडागोजी। और ये देखिए अपठित का भाग पहला भाग है, अर्थात हम इसमें अपठित की बात करेंगे। जो एक गद्यांश दिया है, इस गद्यांश पर आधारित जो प्रश्न दिए गए हैं उनका सही उत्तर क्या होगा उसको हम देखेंगे, उसको हम ढूंढेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। आपका जो ये गद्यांश है, सबसे पहले तो हम लोग संक्षेप में इस गद्यांश के भावार्थ को समझ लेते हैं। तो चलते हैं भावार्थ को समझते हैं। बालिकायाः ऊपर निर्देश दिया है, 1 से लेकर 8 तक प्रश्न हैं जिनको पढ़ करके और जो उचित विकल्प हो उसे चुन करके लिखना है ना। तो बालिकायाः अनारिकायाः मनसि सर्वदा महती जिज्ञासा भवति। देखिए बड़ा महत्वपूर्ण गद्यांश है आपके लिए। ये गद्यांश हमें कुछ शिक्षा भी देखा। और ये क्या, हर गद्यांश, जो भी गद्यांश हम पढ़ते हैं, हर गद्यांश हमें कोई ना कोई शिक्षा देता है, कुछ ना कुछ सिखाता है। तो इसको समझिए, ये आपको क्या शिक्षा दे रहा है। एक बालिका है जिसका नाम क्या है, अनारिका। बालिकायाः अनारिकायाः मनसि, बालिका अनारिका के मनस, मन में सर्वदा महती जिज्ञासा भवति, सदैव महान जिज्ञासा रहती है। अर्थात जो बालिका है ये कैसी है, जिज्ञासु बालिका। हर क्षण इसके मन में कोई ना कोई नई जिज्ञासा बनी रहती है। जिज्ञासा मतलब जो सीखने की, जानने की ललक होती है, इच्छा होती है। और जब हमारे मन में कुछ जानने की इच्छा होती है तो हम उसको जानकर रहते हैं, अर्थात हम नया ज्ञान प्राप्त करके ही सांस लेते हैं। तो एक बालिका है जिसके मन में सदैव महती जिज्ञासा रहती है। अतः सा बहून प्रश्नान पृच्छति, इसलिए वह बहुत सारे प्रश्न पूछती है। बालिका अनारिका है जिसके मन में महान जिज्ञासा रहती है और इसलिए वो क्या करती है, बहुत सारे प्रश्न पूछती है। तस्याह प्रश्नैः सर्वेषां बुद्धि चक्रवत भ्रमति, और उसके द्वारा पूछे गए जो प्रश्न होते हैं वो प्रश्न सभी की बुद्धि को चक्कर की भांति घुमाते हैं, अर्थात लोगों की बुद्धि चकरा जाती है उसके प्रश्नों को सुनकर के। आगे लिखा हुआ है प्रातः उत्थाय सा अनुभवत। एक दिन की बात है कि वह सुबह उठती है और उठ करके वह अनुभव करती है, यत तस्याह मनः प्रसन्नम नास्ति, उसका मन प्रसन्न नहीं है। एक दिन की बात है कि वह सुबह जब उठती है तो उसने अनुभव किया कि आज उसका मन प्रसन्न नहीं है। अतः मनोविनोदाय, अपने मन को प्रसन्न करने के लिए, मनोविनोद करने के लिए, मनोरंजन करने के लिए, सा भ्रमितुम गृहात् बहिः अगच्छत, वह घूमने के लिए घर से बाहर जाती है। भ्रमण काले सा अपश्यत, घूमते समय उसने देखा, यत की मार्गाः सुसज्जिताः संति, आज जो रास्ता है, जो मार्ग है, जिस मार्ग पर वो घूम रही, वो मार्ग आज बड़ा सुसज्जित है, बड़ा सजा धजा है। क्या बात है, सा चिंतित, वह चिंतन करती है, सोचती है, अच्छा किमर्थम यम सज्जा, ये सज्जा किस लिए है, ये सजावट किस लिए है। अच्छा याद आ गया, सा स्मृत, याद करती है, यत की अद्य तु मंत्री आगमिष्यति, आज तो इस क्षेत्र का मंत्री आ रहा है। सह अत्र किमर्थम आगमिष्यति, फिर सोचती है कि वह किस लिए आ रहा है, यहाँ पर मंत्री के आने का कारण क्या है, क्यों मंत्री आ रहे हैं। इति विषय तस्याह जिज्ञासाः प्रारब्धा, और इस प्रश्न का उसको उत्तर नहीं मिलता और यहीं से उसके मन में जिज्ञासा आरंभ हो जाती है। अब उसको ये जिज्ञासा है जानने की कि अगर मंत्री आ रहे हैं तो मंत्री क्यों आ रहे हैं, मंत्री के आने का कारण क्या है। गृहम आगत सा पितरम अपृच्छत, वह अपने घर वापस आती है और अपने पिता से पूछती है, क्या पूछती है, हे पिता मंत्री किमर्थम आगच्छति, मंत्री क्यों आ रहे हैं। पिता अवदत, पिता ने कहा, पुत्री, हे पुत्री, नद्याः ऊपर नवीनः सेतु निर्मितः, जो नदी है, नदी के ऊपर एक नया सेतु बना है, एक नया पुल बना है और उस पुल का क्या होना है, उद्घाटन होना है। अतः तस्य उद्घाटनार्थम मंत्री आगच्छति, इसलिए उस सेतु के, उस पुल के उद्घाटन के लिए मंत्री आ रहे हैं। अनारिका पुनः पृच्छत, अब अनारिका की जिज्ञासा शांत नहीं हुई अपितु और बढ़ती जा रही है। उसने पुनः पूछा कि पिता, हे पिता,
किम मंत्री सेतु निर्माणम अकरोत, क्या मंत्री ने सेतु का निर्माण किया है? क्या पुल मंत्री ने बनाया है जो उसके उद्घाटन के लिए मंत्री आ रहे हैं? पिता कथयत, पिता ने कहा नहीं पुत्री, हे पुत्री ऐसा नहीं है, मंत्री ने सेतु का निर्माण नहीं किया है, अपितु सेतोह निर्माणम कर्मकराह कुर्वन, सेतु का निर्माण तो कर्मकारों ने किया है, मजदूरों ने किया है, मजदूरों के द्वारा ये सेतु बनाया गया है। पुनः अनारिकायाः प्रश्न आसीत, और जब पिता से ऐसा उत्तर मिला तो फिर से अनारिका का नया प्रश्न आ गया सामने। क्या आया? उसने पूछा यदि कर्मकराह सेतु निर्माणम अकुर्वन, अगर मजदूरों ने, कामगारों ने सेतु का निर्माण किया है, तदा तो मंत्री किमर्थम आगच्छति, ये बताओ फिर मंत्री का क्या काम है, वो क्यों आ रहा है? पिता अवदत्त, पिता ने कहा यतो ही सह अस्माकम देशस्य मंत्री, मंत्री इसलिए आ रहा है क्योंकि वह हमारे देश का क्या है, मंत्री है, इसलिए आ रहा है। पिता, उस बालिका ने फिर से पूछा हे पिता, सेतोह निर्माणाय प्रस्तराणि कुतः आयान्ति, यह जो सेतु बना है, यह जो पुल बना है, इसको बनाने के लिए ये पत्थर जो लगे हैं, ये पत्थर कहाँ से आए? किम तानि मंत्री ददाते, क्या ये पत्थर मंत्री ने दिए हैं? बालिका ने जब ऐसा पूछा तो उसके पिता ने पुनः उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? पिता ने उत्तर दिया विरक्त भावेन पिता उदतरत, बड़े विरक्त भाव से, बेमन भाव से, मतलब बेमन से पिता ने उत्तर दिया। अनारिके प्रस्तराणि जनाः पर्वतेभ्यः आनयन्ति, पत्थर जो है मंत्री ने नहीं दिए हैं बल्कि लोगों ने पर्वतेभ्यः आनयन्ति, लोगों ने कहां से लाए हैं ये पत्थर? लोग इन पत्थरों को पर्वतों से लेकर आए हैं। ये पत्थर कहां से आए हैं? पर्वतों से आए हैं। जब पिता ने ऐसा उत्तर दिया, अब बालिका के मन में फिर से जिज्ञासा उत्पन्न हुई। बालिका ने फिर से पूछा पिता, हे पिता, तर्हि किम एतदर्थम मंत्री धनम ददाते, अगर पत्थर पर्वतों से आए हैं तो क्या इन पत्थरों को लाने के लिए मंत्री ने धन दिया है? और अगर मंत्री ने इतना धन दिया है तो तस्य पार्श्वे धनानि कुतः आगच्छन्ति, अगर इन पत्थरों को लाने के लिए मंत्री ने धन दिया है तो मंत्री के पास इतना धन कहां से आया? तान प्रश्नान श्रुत्वा पिता अवदत्, उसके प्रश्न को सुनकर के पिता ने कहा अरे तुमको पता नहीं है, प्रजा सर्वकाराय धनम प्रयच्छन्ति, मंत्री के पास धन कहां से आया? क्या तुमको पता नहीं कि मंत्री के पास धन कहां से आया? मंत्री के पास धन कहां से आया है ये बताते हुए पिता ने कहा कि प्रजा सर्वकाराय, सभी कामों के लिए, जितने भी देश में काम हो रहे हैं, वो चाहे एक्सप्रेस वे बन रहे हो, चाहे सेतु निर्माण हो रहा हो, ओवरब्रिज बन रहा हो, सड़कें बन रही हो, कुछ भी बन रहा हो, हर काम के लिए धन कौन देता है? हर काम के लिए धन कौन देता है? तो प्रजा सर्वकाराय धनम प्रयच्छन्ति, ये प्रजा ही मतलब हम लोग ही सभी कामों के लिए सरकार को धन देते हैं। विस्मिता अनारिका पुनः अपृच्छत, ये बात सुनकर के अनारिका को बड़ा आश्चर्य हुआ और आश्चर्यचकित होकर के अनारिका ने पुनः पूछा पिता, कर्म कराह पर्वतेभ्यः प्रस्तराणि आनयन्ति, कामगारों ने, मजदूरों ने पर्वतों से पत्थर लाने का काम किया। ते एव सेतुम निर्मान्ति, और उन्होंने ही पत्थर ला करके पुल का निर्माण किया। प्रजा सर्वकाराय धनम ददाति, सभी कामों के लिए धन कौन देता है? प्रजा देती है। तथापि फिर भी सेतु उद्घाटनार्थम मंत्री किमर्थम आगच्छन्ति, तो इस मंत्री का क्या काम है? ये सेतु का उद्घाटन करने के लिए क्यों आ रहा है? ऐसा उस अनारिका ने अपने पिता से कहा। पिता अवदत्, प्रथम एव अहम कथयम, अरे पुत्री मैंने पहले ही कहा है तुमसे कि सह एव देशस्य मंत्री अस्ति, उसने किया कुछ नहीं, ना तो उसने धन दिया, भाई उसकी जेब से एक पैसा नहीं खर्च हुआ, ना उसने पत्थर लाने का काम किया, ना पुल बनाने का काम किया, उसने किया कुछ नहीं है, फिर भी उद्घाटन वो क्यों करने के लिए आ रहा है? क्योंकि वह हमारे देश का क्या है? मंत्री है। बहु प्रश्नान करोश, तुम बहुत दुष्ट हो गई हो, बहुत सारे प्रश्न करती हो, चलो उठो यहां से, सुसज्जिता भूत्वा, जाओ तैयार हो जाओ, और तैयार होकर के विद्यालयम चल, विद्यालय चलो। इदानीम अपि अनारिकायाः मनसि बहवः प्रश्नाः सन्ति, पिता के द्वारा इस तरह से डांटे जाने पर भी, प्रश्नों का सही उत्तर न मिलने पर भी, और स्कूल के लिए तैयार होने पर भी, स्कूल जाते समय भी अनारिका के मन में बहुत सारे प्रश्न हैं और अभी भी उसके प्रश्नों का प्रशमन नहीं हुआ है, उसके प्रश्नों का उत्तर नहीं मिला है, उसकी जिज्ञासा शांत नहीं हुई है। तो यहां पर देखिए
मुख्य रूप से हमें किसी भी प्रश्न का उत्तर तभी मिलेगा जब पहले हमारे मन में प्रश्न होगा, और हमारे मन में प्रश्न होगा तभी हम कुछ सीखेंगे। और इन सब के लिए सबसे आवश्यक क्या है? जिज्ञासा। और आपको पता है जब हम लोग पेडागॉजी पढ़ते हैं, जब हम शिक्षण की बात करते हैं तो शिक्षण के 4 सोपान होते हैं। पहला सोपान क्या होता है? पहला सोपान ही क्या होता है? जिज्ञासा होता है। हमें कुछ भी सीखना है, हमें कुछ भी समझना है, तो उसके लिए सबसे पहले हमारे मन में क्या होनी चाहिए? जिज्ञासा। जिज्ञासा के बाद हम क्या करते हैं? प्रयत्न करते हैं। और प्रयत्न के बाद हम क्या करते हैं? अनुकरण करते हैं। और अंत में अनुकरण के बाद सबसे आवश्यक हमारे लिए जो होता है वो क्या होता है? अभ्यास। तो ध्यान दीजिएगा, सीटेट की तैयारी हम लोग कर रहे हैं, और जहां भी हमसे बात की जाएगी जिज्ञासा की, जहां बात की जाएगी अभ्यास की, वो विकल्प प्रायः क्या होते हैं? सही होते हैं। तो चलिए, हमने इसका भावार्थ संक्षेप में समझ लिया, आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं इस पर आधारित हमारे पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न, अनारिका बहून प्रश्नान किमर्थम पृच्छति। अनारिका ये जो इतने प्रश्न पूछती है, ये इतने सारे बहुत सारे प्रश्न पूछती है, क्यों पूछती है भाई? तो पहला विकल्प है तस्याह मनसि ज्ञातुम इच्छा अस्ति। उन प्रश्नों को, उन बातों को जानने की इच्छा है उसके मन में, इसलिए वो बहुत सारे प्रश्न पूछती है। सा मेधाविनी छात्रा आसीत, वो बड़ी मेधाविनी छात्रा है इसलिए पूछती है प्रश्न। सा राजनैतिक तंत्रेण निराशा आसीत, वह राजनैतिक तंत्र से निराश है, हताश है, इसलिए प्रश्न करती है। तस्य पिता प्रसन्नतया उत्तराणि ददाति, उसके अनेक प्रश्नों के बाद भी उसके पिता कभी दुखी नहीं होते हैं, परेशान नहीं होते हैं, बल्कि प्रसन्नता पूर्वक सारे उत्तर देते हैं, इसलिए वह इतने प्रश्न करती है। तो ध्यान दीजिए, सबसे सही उत्तर क्या है? उसके मन में जानने की इच्छा है, इसलिए वह इतने प्रश्न करती है। ए विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हम देखते हैं, और अगला प्रश्न हमारा क्या है? सा किमर्थम गृहाद बहि आगच्छत, वह किस लिए घर से बाहर आती है? अनारिका जो है वह अपने घर से बाहर क्यों आती है, किस लिए आती है? तो सा बाह्य संसारम दृष्टुम गृहात बहि आगच्छत, वह बाहरी संसार को जानने के लिए, बाहरी संसार को देखने के लिए घर से बाहर आती है। सादृश्य प्रिया आसीत, वह सादृश्य प्रिय आसीत, वह दृश्य प्रिय है। सा मनो विनोदाय भ्रमतुम आगच्छत, वह अपने मन के विनोद के लिए, मन के मनोरंजन के लिए बाहर घूमने के लिए आती है। तस्या मनसि मार्गस्य सज्जाम दृष्टुम इच्छा आसीत, उसके मन में मार्ग की जो सजावट है उस सजावट को देखने की इच्छा है, इसलिए बाहर आती है। तो सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? सा मनो विनोदाय भ्रमतुम आगच्छति। जब वह सुबह सोकर उठी, उसको लगा कि आज उसका मन कुछ अच्छा नहीं है, चैतन्य नहीं है मन, तो वह अपने मन को चैतन्यता प्रदान करने के लिए, अपने मन को चेतन बनाने के लिए, मनोरंजन करने के लिए वह घर से बाहर घूमने के लिए आती है। सी विकल्प बिल्कुल सही और सटीक उत्तर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न आ रहा है आपके सामने, भ्रमण काले स किम अपश्यत, भ्रमण काल में उसने क्या देखा? जब घूम रही थी तो घूमते समय उसने क्या देखा? क्या देखा? मंत्रिणम, मंत्री को देखा। नवीन सेतुम, नए बने हुए सेतु को देखा। विकृतान मार्गान, टूटे फूटे मार्ग को देखा। या सुसज्जितान मार्गान, तो बिल्कुल सही है, उसने घूमते हुए क्या देखा कि आज मार्ग, आज रास्ता बड़ा सजा धजा है, सुसज्जित मार्ग को देखा। और उसी मार्ग को देख करके उसके मन में जिज्ञासा हुई थी कि क्या कारण है कि आज इतनी सजावट है रास्ते में। तो डी विकल्प सही उत्तर है यहां पर तीसरे प्रश्न में। चौथा प्रश्न, सेतोह निर्माणम कहा करोत, सेतु का निर्माण किसने किया था? मंत्रिणः कर्मचारिणः, मंत्री और कर्मचारियों ने किया था। मंत्रिणः परिवारजनाः, मंत्री के घर वालों ने किया था। सामान्य कर्मकराः, सामान्य कामगारों ने किया था। या लौहकाराः, लोहार ने किया था। तो सेतु का निर्माण किसने किया था? बिल्कुल निश्चित रूप से आप जो उत्तर सोच रहे हैं बिल्कुल सही उत्तर है, सामान्य कर्मकराः, जो सामान्य मजदूर थे उन्होंने सेतु का निर्माण किया था। सी विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, पांचवा प्रश्न, अकथयत इत्यस्य विपरीतार्थक शब्दः कः अस्ति। अकथयत, अकथयत का मतलब है कहा। अकथयत का मतलब क्या है? कहा। यह भूतकाल का लंग लकार का प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है, इसका मतलब कहा। और इसका विपरीतार्थक शब्द क्या है? विपरीतार्थक मतलब विलोम शब्द आपसे पूछा जा रहा है। तो अकथयत का विपरीतार्थक क्या है? अगच्छत है, उदतरत है, अवदत है, या अपृच्छत है। तो ध्यान दीजिए,
अकथयत का मतलब है कहा, और कहा का विलोम क्या हो जाएगा? पूछा, मतलब अपृच्छत हो जाएगा। आपका डी विकल्प यहां पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो पांचवें प्रश्न का चौथा विकल्प सही है। अगले प्रश्न की ओर पुनः बढ़ चलते हैं। पाषाणम इत्यस्य अर्थे गद्यांशे कह शब्द प्रयुक्त। अब ये पिछला प्रश्न आपका विलोम से था, ये किससे है? पर्यायवाची से है। पूछा जा रहा है पाषाणम इत्यस्य अर्थे, जो अर्थ पाषाण का होता है इसी अर्थ में गद्यांशे, इस गद्यांश में कह शब्द प्रयुक्त, कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ है? तो पाषाण के अर्थ में कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ है गद्यांश में? मतलब पाषाण का पर्यायवाची कौन सा है जो इस गद्यांश में प्रयुक्त किया गया है? देखिए, पाषाण का पर्यायवाची क्या पर्वत होता है, क्या सेतु होता है, क्या निर्माण होता है, या फिर प्रस्तर होता है? निश्चित रूप से ये वाला उत्तर भी आपने बिल्कुल सही सोचा है और सही उत्तर दिया है। पाषाण का पर्याय क्या होता है? पाषाण के अर्थ में इस गद्यांश में कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ है? प्रस्तर। डी विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं सातवें प्रश्न की ओर। अपृच्छत इत्यस्मिन् पदे कः मूल धातु। अपृच्छत इस पद में मूल धातु क्या है? तो आपसे धातु पूछी जा रही है। धातु किसको कहते हैं? तो धातु कहते हैं क्रिया के मूल रूप को। किसको कहते हैं? क्रिया के मूल रूप को क्या कहा जाता है? बोलिए, धातु कहा जाता है। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। और अपृच्छत इस पद में कौन सी धातु है ये पूछा जा रहा है। तो अपृच्छत में पृच्छ धातु है। ए विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ए विकल्प सही उत्तर है। अपृच्छत में धातु कौन सी है? पृच्छ धातु है। और अपृच्छत जो है ये लंग लकार अर्थात भूतकाल प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है वो देख लेते हैं। आगत्य इत्यस्मिन् पदे कः प्रत्ययः। आगत्य इस पद में कौन सा प्रत्यय है? अब आपने अगर प्रत्यय वाली क्लास देखी होगी तो आपको इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने में कोई कठिनाई नहीं आएगी। आगत्य में अंत में क्या शेष है? या शेष है। और हमने ये जाना था कि जब धातु के पहले क्या हो? धातु के पहले क्या हो? उपसर्ग हो। और धातु के अंत में क्या शेष हो? या शेष हो। तो वहां पर प्रत्यय क्या होता है? लेप होता है। लेप प्रत्यय की पहचान क्या है? कि अंत में शेष रहता है या, और धातु के पहले क्या होता है? उपसर्ग। तो आगत्य में क्या है? आंग उपसर्ग है और गम धातु है। और यहां पर प्रत्यय कौन सा है? लेप प्रत्यय है। आंग उपसर्ग पूर्वक गम धातु से लेप प्रत्यय का विधान करने पर हमारा शब्द क्या बनता है? आगत्य। तो देखिए यहां लेप प्रत्यय है कहीं? बिल्कुल है। चौथा विकल्प यहां भी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और 8 प्रश्न हो चुके हैं। 8 ही प्रश्न इस गद्यांश पर आधारित थे। इसका मतलब है 8 प्रश्न हो चुके। आगे पुनः एक गद्यांश आ रहा है आपके सामने। चलिए फटाफट वाले अंदाज में इस गद्यांश को भी हम लोग पढ़ लेते हैं। इसके भावार्थ को संक्षेप में समझ लेते हैं। तत्पश्चात इस पर आधारित प्रश्नों का हम लोग अध्ययन करेंगे कि क्या प्रश्न है, उनका सही क्या उत्तर होगा। देखते हैं गद्यांश में क्या लिखा हुआ है। तो सबसे पहले तो निर्देश है। पिछले गद्यांश में हमने 8 प्रश्नों का अध्ययन किया। इसमें प्रश्न संख्या 9 से लेकर कहां तक हमको देखना है? 15 तक। और 15 प्रश्न ही अपठित से आते हैं, 15 प्रश्न पेडागोजी से आते हैं। कुल 30 प्रश्न होते हैं सीटेट में एक पेपर में, है ना। चलिए गद्यांश को संक्षेप में समझते हैं। और आपको बता दें ये गद्यांश दूसरी बार पूछा गया है सीटेट में। एक बार और पूछा जा चुका था ऑफलाइन परीक्षा में, दूसरी बार पुनः ये पूछा गया, लेकिन कुछ परिवर्तन है। 1-2 वाक्य परिवर्तित करके पूछा गया है। तो ध्यान दीजिए क्या है गद्यांश। पूर्व दिशायाम उदित सूर्य। सूर्य कहाँ उदित होता है? सूर्य उदय कहाँ पर होता है? पूर्व दिशा में। पूर्व दिशा में सूर्य उदित होता है। पश्चिम दिशायाम च अस्तम गच्छति। और पश्चिम दिशा में वो अस्त हो जाता है। पूर्व दिशा से उदित होकर के सूर्य चलते चलते पश्चिम दिशा में पहुंच करके अस्त हो जाता है। इत दृश्यते ही लोके। यह देखा जाता है किसके? कहां देखा जाता है? लोक में, संसार में। इस संसार में, इस सृष्टि में यह देखा जाता है कि सूर्य पूर्वी दिशा में उदित होता है और पश्चिम दिशा में जाकर के अस्त हो जाता है। मतलब पूर्व में उदित होकर के पश्चिम दिशा तक वो चलकर जाता है। ऐसा इस संसार में देखा जाता है। परम न अनेन अवबोध्यम अस्ति। किंतु हम यह नहीं जानते हैं। परम न अनेन अवबोध्यम अस्ति यत् सूर्यो गतिशील इति। लेकिन इसके द्वारा हम यह अवबोधन करते हैं, हम यह समझते हैं, यह हम नहीं समझते हैं कि सूर्यो गतिशील है इति।
पूर्व दिशा में उदित होकर के सूर्य कहाँ पहुंचता है? पश्चिम दिशा में। लेकिन इसके द्वारा हम ये नहीं सोचते हैं, ये नहीं समझते हैं कि सूर्य क्या है? गतिशील है, सूर्य चलता है। बल्कि सूर्य क्या है? चलता नहीं है। और अगर चलता नहीं तो फिर वो पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा में पहुंचता कैसे है? तो इसके पीछे एक तर्क दिया जा रहा है, सूर्यो अचला पृथ्वी च चला। सूर्य क्या है? अचल है, अटल है, अडिग है, अपने स्थान पर टिका रहता है। और पृथ्वी च चला, और पृथ्वी क्या है? चलायमान है, पृथ्वी चलती रहती है। सूर्य क्या है? अचल है, और पृथ्वी क्या है? चलायमान है। या स्वकीय अक्षे घूर्णति, जो अपनी अक्ष पर, अपनी धुरी पर, घूर्णत मतलब घूमती रहती है। इति सांप्रतम सुस्थापितः सिद्धांतः, यह वर्तमान में स्पष्ट सिद्धांत है। हमारा जो सिद्धांत है वर्तमान का वो ये है कि सूर्य चलता नहीं है। भले ही वो इस संसार में हमको ऐसा दिखाई देता हो कि पूर्व दिशा में उदित होता है और अस्त कहाँ होता है? पश्चिम दिशा में। लेकिन इसके द्वारा हम ये समझ लें कि सूर्य चलता है, तो ये हमारा समझना गलत है। बल्कि सूर्य चलता नहीं है। चलता कौन है? पृथ्वी चलती है। सूर्य तो क्या है? अचल है, और पृथ्वी क्या है? चलायमान है। यह स्पष्ट सिद्धांत है आज का। और यह सिद्धांत किसने दिया? सिद्धांतो अयम प्राथम्येन एन प्रवर्तिता। यह सिद्धांत सबसे पहले, प्रथमेन मतलब सबसे पहले, जिसके द्वारा दिया गया, सह आसीत महान गणितज्ञ ज्योतिर्विदः च, वह थे, कौन थे? तो वह थे महान गणित के आचार्य, गणित के विद्वान और ज्योतिर्विद, ज्योतिष शास्त्र के विद्वान। कौन थे वह? नाम क्या था? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने यह सिद्धांत सबसे पहले दिया कि सूर्य अटल है, अचल है, वो चलता नहीं है। बल्कि चलता कौन है? पृथ्वी चलती है। पृथ्वी स्थिरा वर्तते इति परंपराया प्रचलिता रूढ़ि तेन प्रत्यादिष्टा। इस संसार में एक प्रचलित रूढ़ि थी कि पृथ्वी जो है वह स्थिर है, अपनी जगह पर टिकी हुई है। इस प्रचलित रूढ़ि का उन्होंने क्या किया? प्रत्यादिष्ट मतलब खंडन किया। इस संसार में एक जो प्रचलित परंपरा के अनुसार प्रचलित रूढ़ि जो थी कि पृथ्वी अपने स्थान पर क्या है? स्थिरावर्तते मतलब स्थिर है, इस बात का, इस मत का इन्होंने खंडन किया। तेन उदाहृतम, इन्होंने उदाहरण दिया। क्या उदाहरण दिया? यत की गतिशीलायाम नौकायाम उपविष्टः मानवः, गतिशील नाव में बैठा हुआ मनुष्य नौकाम स्थिराम अनुभवति, नाव को स्थिर अनुभव करता है। गतिशील नौका में बैठा हुआ व्यक्ति अनुभव करता है कि नाव अपनी जगह पर क्या है? स्थिर है। अन्यान च पदार्थान गतिशीलान अवगच्छति, और जो अन्य पदार्थ होते हैं, पेड़ पौधे, घर मकान, सड़क, ये सब क्या होता है? गतिशील दिखाई देता है। जब कोई व्यक्ति नाव में बैठता है और नाव आगे की ओर चलती है, तो उस व्यक्ति को, जो उस नाव पर बैठा है, उस व्यक्ति को नाव तो एक जगह पर स्थिर दिखाई देती है, और अन्य वस्तुएं जो हैं, पेड़ पौधे, घर मकान, दुकान, ये सब उसको कैसे दिखाई देते हैं? चलते हुए दिखाई देते हैं। एवमेव, ऐसे ही गतिशीलायाम पृथिव्याम अवस्थितः मानवः, ऐसे ही इस गतिशील पृथ्वी पर स्थित मनुष्य पृथ्वी में स्थिराम अनुभवति, पृथ्वी को तो स्थिर मानता है, किंतु सूर्यादि ग्रहान च गतिशीलान वेत्ते, सूर्यादि ग्रहों को गतिशील मानता है, जबकि ऐसा होता नहीं है। 476 ख्रीष्टाब्दे, 476 ईस्वी में, अर्थात 670 वर्षे, 670 का मतलब है 6 और सप्तति का मतलब होता है 70, अर्थात 6 और 70 कितना हो जाएगा? 76, और 400 400 हो जाएगा। तो 476 ईस्वी में आर्यभट्ट जन्म लब्धवान, आर्यभट्ट ने जन्म लिया। आर्यभट्ट ने जन्म कब लिया? 476 ईस्वी में। यह हमें कैसे पता चला? तो तेनैव विरचिते आर्यभट्टीयम इत्यस्मिन् ग्रंथे उल्लिखितम, उन्हीं के द्वारा लिखे गए एक ग्रंथ जिसका नाम क्या है? आर्यभट्टीयम। उन्हीं के द्वारा लिखे गए ग्रंथ आर्यभट्टीयम में इस बात का उल्लेख है कि आर्यभट्ट का जन्म कब हुआ था? 476 ईस्वी में हुआ था। ग्रंथो अयम तेन 23 वयसि विरचितः, और यह आर्यभट्टीयम नाम का जो ग्रंथ है, यह उनके द्वारा कब लिखा गया था? 23 वयसि। किस अवस्था में? वयस मतलब अवस्था, तो उनके द्वारा 23 का मतलब होता है 3 और 20 अर्थात 23। आर्यभट्ट के द्वारा 23 वर्ष की अवस्था में यह ग्रंथ लिखा गया था, जिसमें उन्होंने अपने जन्म
का उल्लेख किया है कि कब हुआ था, 476 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं, आगे लिखा हुआ है ऐतिहासिक स्रोतों के द्वारा भी ज्ञायते, ये ज्ञात होता है यत की पाटलिपुत्रम निकषा आर्यभट्टस्य वेधशाला आसीत। ऐतिहासिक स्रोतों से भी यह ज्ञात होता है कि पाटलिपुत्र के निकट में आर्यभट्ट की वेधशाला थी। वेधशाला मतलब उनकी जो नक्षत्रशाला थी जिसके द्वारा वो नक्षत्रों की गति को ज्ञात करते थे, वह नक्षत्रशाला कहाँ थी, पाटलिपुत्र के समीप। पाटलिपुत्र क्या है, तो वर्तमान का जो पटना है उसी को पाटलिपुत्र कहा जाता है। अनेन इदम अनुमीयते, और इससे ये अनुमान लगाया जाता है यत की तस्य कर्मभूमि पाटलिपुत्रम एव आसीत, उनकी जो कर्म भूमि रही है, जहां रह करके उन्होंने कर्म किया, काम किया, ये सारे ग्रंथ लिखे, ये सारे अनुसंधान किए, सारे शोध किए, वो स्थान कौन सा था, पाटलिपुत्र ही था। आर्यभट्टस्य योगदानम गणित ज्योतिषा संबद्धम वर्तते। आर्यभट्ट ने अपना योगदान किस क्षेत्र में दिया, तो गणित के क्षेत्र में और ज्योतिष के क्षेत्र में इन्होंने अपना योगदान दिया। यत्र संख्या नाम आकलनम महत्वम आदधाति, आर्यभट्ट ने जिस क्षेत्र में योगदान दिया वो चाहे गणित का क्षेत्र हो या ज्योतिष का, दोनों में किसका महत्व है, संख्याओं के आकलन का महत्व है। संख्याओं के आकलन, संख्याओं की गणना पर ही हमारी गणित भी टिकी हुई है और हमारा ज्योतिष शास्त्र भी टिका हुआ है। आर्यभट्ट फलित ज्योतिष शास्त्रे न विश्वसिति, आर्यभट्ट जो थे वो जो पहले से हमारे यहाँ फलित ज्योतिष शास्त्र प्रचलन में था उसमें विश्वास नहीं करते थे। गणितीय पद्धत्या कृतम, बल्कि गणितीय पद्धति के द्वारा किए गए आकलनम आधृत्य एव तेन प्रतिपादितम, उन्होंने गणितीय पद्धति के द्वारा किए गए आकलन के आधार पर यह प्रतिपादित किया, यह बतलाया कि ग्रहणे राहु केतु नामकौ दानवौ नास्ति कारणम, जो हमारे यहाँ ग्रहण होता है और हमारी भारतीय परंपरा में ये मान्यता है कि ग्रहण क्यों होता है, तो ग्रहण के कारण कौन है, राहु और केतु नाम के दो राक्षस हैं जिनके कारण ग्रहण होता है। और इस मत का भी खंडन किसने कर दिया, आर्यभट्ट ने। आर्यभट्ट ने अपनी गणितीय पद्धति के द्वारा किए गए आकलन के आधार पर ये प्रतिपादित किया, ये बताया कि ग्रहण में राहु और केतु नाम के दानव कारण नहीं है, अपितु कारण कौन है, तत्र तु कारण वहां कौन है, सूर्य चंद्र पृथ्वी इत त्रीण एव कारणानि, बल्कि राहु केतु कारण ना होकर के ग्रहण के पीछे कारण कौन है, तो सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी, ये तीनों ग्रहण में कारण बनते हैं। क्यों होता है ग्रहण, सूर्यम परितः भ्रमंत्याः पृथिव्याः, सूर्यम परितः, सूर्य के चारों ओर भ्रमण करती हुई पृथ्वी, चंद्रस्य परिक्रमा पथेन संयोगात, जब चंद्रमा के परिक्रमा मार्ग में आती है, सूर्य के चारों ओर भ्रमण करती हुई पृथ्वी जब चंद्रमा के परिक्रमा मार्ग में आती है तब ग्रहण होता है। यदा पृथिव्याः छायापातेन चंद्रस्य प्रकाशः अवरुद्धते, जब पृथ्वी के छायापात से, पृथ्वी की छाया पड़ने से चंद्रमा पर पहुंचने वाला सूर्य का प्रकाश अवरुद्ध हो जाता है, मतलब जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है और सूर्य का प्रकाश चंद्रमा तक नहीं पहुंचता है, तदैव चंद्र ग्रहणम भवति, तभी क्या होता है, चंद्र ग्रहण होता है। तथैव, उसी प्रकार से पृथ्वी सूर्योः मध्य, जब पृथ्वी और सूर्य के मध्य में समागत से चंद्र से छायापाते, जब पृथ्वी और सूर्य के मध्य में कौन आ जाता है, चंद्रमा आ जाता है, और चंद्रमा की छाया जब पृथ्वी पर पड़ती है तदैव सूर्य ग्रहणम दृश्यते, तब क्या दिखता है, सूर्य ग्रहण दिखता है। क्योंकि बीच में आ गया चंद्रमा तो पृथ्वी वासियों को सूर्य अब दिखाई नहीं दे रहा है और उसी को हम क्या कहते हैं, चंद्र ग्रहण कहते हैं। समाजे नूतनानां विचाराणां स्वीकारे प्रायः सामान्य जनः काठिन्यम अनुभवन्ति, इस समाज की एक विडंबना है कि इस समाज के लोग प्रायः जब भी कोई नया विचार आता है उस नए विचार को सामान्य जन स्वीकार करने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। और भारतीय ज्योतिष शास्त्रे तथैव आर्यभट्टस्यापि विरोधा अभवत्, इसी कारण से भारतीय ज्योतिष शास्त्र में आर्यभट्ट का बहुत विरोध हुआ। तस्य सिद्धांताः उपेक्षिताः, उनके सिद्धांत, जो उन्होंने सिद्धांत प्रतिपादित किए थे, जो नियम उन्होंने बनाए थे, उन नियमों का भारतीय समाज के द्वारा, भारतीय ज्योतिष शास्त्रों के द्वारा उन नियमों की उपेक्षा की गई। स पंडितम मन्यानाम उपहास पात्रम जाता, वह उस समय के जो पंडित लोग थे, जो विद्वान वर्ग था, उस विद्वान वर्ग के द्वारा उपहास के पात्र बने, लोगों ने उनका खूब मजाक बनाया। पुनः अपि तस्य दृष्टि
कालातिगामिनी दृष्टा, फिर भी उनकी दृष्टि जो थी वो कालातिगामिनी, वो काल से परे दिखाई देती थी। मतलब वो वर्तमान का नहीं सोचते थे कि लोग हमारा मजाक बना रहे हैं, लोग हमको हंस रहे हैं, इसलिए हम कोई शोध करना, कोई खोज करना बंद कर दें। उनकी दूरदृष्टि थी और दूरदृष्टि के कारण वो कभी हताश और निराश नहीं हुए, और जिसका परिणाम ये निकला, आधुनिकैः वैज्ञानिकैः तस्मिन्, आधुनिक वैज्ञानिक जो हैं उस समय के जो तत्कालीन विद्वान थे उन्होंने तो इनका मजाक बनाया, इनका उपहास किया, लेकिन आधुनिक वैज्ञानिकों ने तस्मिन्, उनके तस्य च सिद्धांत समादरः प्रकटितः, आधुनिक वैज्ञानिकों ने तस्मिन् मतलब उन पर किस पर, आर्यभट्ट पर, और तस्य च सिद्धांता, उनके उन सिद्धांतों के प्रति समादरः प्रकटितः, उन्होंने बड़ा आदर प्रकट किया, बड़ा सम्मान किया। ठीक है। अस्मादेव कारणाद अस्माकं प्रथम उपग्रहस्य नाम, इसी कारण से हमारा जो पहला उपग्रह छोड़ा गया अंतरिक्ष में, उस उपग्रह का नाम आर्यभट्ट इति कृतम, आर्यभट्ट ऐसा किया गया, ऐसा नाम रखा गया। आगे 2-3 पंक्तियां और हैं, इसको भी समझ लेते हैं। गणित परंपरायाः अथ च वस्तुतः भारतीयायाः विज्ञान परंपरायाः असौ एकः शिखर पुरुषः आसीत्। गणित परंपरायाः, गणित परंपरा के, अथ च और वास्तव में, वस्तुतः वास्तव में, भारतीयायाः विज्ञान परंपरायाः, वैसे तो हम आर्यभट्ट को गणित परंपरा का विद्वान मानते हैं, गणित परंपरा का जनक मानते हैं, लेकिन वास्तव में गणित परंपरा के साथ साथ भारत की विज्ञान परंपरा के भी असौ मतलब ये कौन, आर्यभट्ट, एकः शिखर पुरुषः आसीत्, एक शिखर पुरुष थे। तो ये तो इस गद्यांश का भावार्थ हो गया। संक्षेप में आते हैं इसके प्रश्नों पर चलते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। प्रश्न संख्या 9 है, आर्यभट्टेन कः सिद्धांतः प्रतिपादितः, आर्यभट्ट के द्वारा कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। तो आर्यभट्ट ने कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया था कि पृथ्वी स्थिरा भवति, पृथ्वी अपनी जगह पर स्थिर है, सूर्य आकाशे पर्येति, और सूर्य आकाश भर में दौड़ता रहता है, चलता रहता है। क्या यह सिद्धांत आर्यभट्ट ने दिया था। सूर्यो अचलः पृथ्वी च चला, यह आर्यभट्ट ने कहा था कि सूर्य क्या है, अचल है, अचल है मतलब अडिग है, और पृथ्वी क्या है, चला मतलब चलायमान है। तीसरा विकल्प है, सूर्य पूर्वस्माद दिशा पश्चिम दिशा में अभिगच्छते, सूर्य पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा की ओर जाता है। यह बात आर्यभट्ट ने कही थी, ये तो भाई पहले से सब लोग जानते थे। सूर्य प्रतिदिनम पृथ्वी परिक्रम्य, सूर्य प्रत्येक दिन पृथ्वी की परिक्रमा करता है और पुनः पूर्व दिशा उदेति, और पूरी परिक्रमा करके फिर से पूर्व दिशा में उदित होता है, निकलता है। नहीं, आर्यभट्ट ने कौन सा सिद्धांत दिया था कि सूर्यो अचलः पृथ्वी च चला। उन्होंने कहा था कि सूर्य क्या है, अचल है, और पृथ्वी क्या है, चलायमान है। तो बी विकल्प हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 10वां प्रश्न है, गतिशीलायाम नौकायाम उपविष्टः जनः किम मन्यते, गतिशील नौका में बैठे हुए लोग क्या मानते हैं। नौकायाम स्थिराम अनुमन्यते, नौका को स्थिर मानते हैं। गतिशीलान पदार्थान स्थिरान मन्यते, जो पदार्थ गतिशील होते हैं उनको स्थिर मानते हैं। पृथ्वीम चलाम मन्यते, पृथ्वी को चलायमान मानते हैं। या सूर्यम स्थिरम मन्यते, सूर्य को स्थिर मानते हैं। तो देखिए बात हो रही है नाव में बैठे हुए व्यक्ति की कि वो क्या मानता है। तो यहाँ सूर्य और पृथ्वी की बात सही नहीं है। यहाँ सबसे सही विकल्प कौन सा है, नौका में, गतिशील नौका में बैठा हुआ व्यक्ति क्या मानता है कि नौका क्या है, स्थिर है, और अन्य पदार्थ क्या है, गतिशील हैं। ए विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या है वो देखते हैं। आर्यभट्टस्य जन्म कालः कस्मिन् ग्रंथे उल्लिखितः, आर्यभट्ट का जन्म काल क्या है, किस समय उनका जन्म हुआ था, इस जन्म काल के विषय में किस ग्रंथ में उल्लेख मिलता है। आर्यभट्ट के जन्म काल के संदर्भ में किस ग्रंथ में उल्लिखित है, किस ग्रंथ में लिखा है, सूर्य सिद्धांत नाम के ग्रंथ में, बृहद जातक ग्रंथ में, आर्यभट्टीय ग्रंथ में, या सिद्धांत शिरोमणि ग्रंथ में। तो ध्यान दीजिए, आर्यभट्ट के द्वारा ही लिखे गए आर्यभट्टीयम नाम के ग्रंथ में
उनके जन्म काल का उल्लेख मिलता है, इसलिए सी विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, 12वां प्रश्न आ रहा है आपके सामने। आर्यभट्टस्य वेधशाला कुत्र आसीत? आर्यभट्ट की वेधशाला कहाँ थी? उज्जैन्याम, उज्जैनी में थी। पाटलिपुत्र से समीपम, पाटलिपुत्र के समीप थी। मथुरायाम, मथुरा नगरी में थी। या अयोध्यायाम? बताओ कहां थी? ये तो बड़ा सरल सा प्रश्न है। अयोध्या, मथुरा, उज्जैनी या फिर पाटलिपुत्र? तो आर्यभट्ट की वेधशाला कहां पर थी? बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं आप लोग। कहां पर थी? पाटलिपुत्र से समीपम, पाटलिपुत्र के समीप में थी। वी विकल्प सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 13वां प्रश्न, भ्रमंत्याह इत्यत्र का विभक्ति वर्तते? भ्रमंत्याह इस पद में कौन सी विभक्ति है? तो भ्रमंत्याह मतलब घूमती हुई। अब विभक्ति कौन सी है? तो यहां पर भ्रमंत्याह जो है ये षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है, और भ्रमंत्याह जो है ये पंचमी में भी होता है और षष्ठी में भी होता है, लेकिन यहां पर पंचमी है नहीं, षष्ठी विकल्प है। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? षष्ठी हो जाएगा। ए विकल्प सही उत्तर है। 14वां प्रश्न, अनुमीयते इत्यस्मिन् पदे कः धातुः विद्यते? अनुमीयते इत्यस्मिन् पदे कः धातुः विद्यते? अनुमीयते इस पद में कौन सी धातु है, ये पूछा जा रहा है। तो अनुमीयते में देखिए, अनुमीयते जो है ये आपका सबसे पहले तो देखें किस पद का रूप है। तो ये आत्मनेय पद का रूप है। ये क्रिया किस रूप की है? आत्मनेय पद की है। और आत्मनेय पद में लट लकार प्रथम पुरुष और एक वचन का ये रूप है। अनुमीयते में मी धातु का प्रयोग हुआ है। किस धातु का प्रयोग हुआ है बोलिए? मी धातु का। ठीक है, तो हमारा उत्तर सही हो जाएगा कौन सा? बी विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। 15वां प्रश्न और अंतिम प्रश्न आ रहा है आपके सामने। तस् सिद्धांतः उपेक्षिताः, जो आर्यभट्ट के सिद्धांत थे वे सिद्धांत क्या थे? उपेक्षित थे। किसके द्वारा? तत्कालीन विद्वत समाज के द्वारा उपेक्षित थे। अस्य वाक्यस्य कः अर्थः? उनके सिद्धांत उपेक्षित थे, इस वाक्य का क्या अर्थ है? तस्य सिद्धांतः सम्मानिताः, उनके सिद्धांतों का तत्कालीन समाज में सम्मान हो रहा था। तस्य सिद्धांतः परीक्षिताः, उनके सिद्धांतों की परीक्षा हो रही थी। तस्य सिद्धांतः प्रसिद्धाः अभून्, उनके सिद्धांत बड़े प्रसिद्ध थे। या फिर तस्य सिद्धांतः अवहेलिताः, उनके सिद्धांत अवहेलित थे, मतलब उनके सिद्धांतों की अवहेलना की गई थी, उनके सिद्धांतों को नकारा गया था। तो तस्य सिद्धांतः उपेक्षिताः अस्य वाक्यस्य कः अर्थः, इस वाक्य का क्या अर्थ है? और निश्चित रूप से इस वाक्य का अर्थ क्या हो जाएगा? तो तस्य सिद्धांतः अवहेलिताः। डी विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। और इस सही उत्तर के साथ ही हमारा ये जो पेपर था 24 दिसंबर 2021 का, उसका पहला भाग अर्थात अपठित वाला भाग यहीं पर क्या होता है? संपन्न होता है। इसके 15 प्रश्न अभी शेष हैं पेडागोजी के, जिसको हम लोग अगले भाग में देखेंगे, भाग 2 में अर्थात पार्ट 2 में। तो आज का ये अपठित वाला प्रश्न पत्र आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आपके द्वारा किया गया कमेंट, लाइक, शेयर या सब्सक्रिप्शन ये हमें कहीं ना कहीं ऊर्जा प्रदान करता है। और हमारी ऊर्जा अगर ऐसे ही बनी रही तो हम आपके लिए ऐसे ही रोज एक नया प्रश्न पत्र लेकर आते रहेंगे। इसलिए लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। अपने दोस्तों को भी जोड़िए और हम पुनः मिलेंगे एक नए प्रश्न पत्र के साथ। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।